हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली डोज सेशन गाइस। वेलकम टू ऑल। तो आज का जो हमारा डेली डोज सेशन है ना, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, 2 दिनों से जो है ना डेली डोज सेशन नहीं आया। तो थोड़ा सा काम रहता है, कोई बात नहीं। हम लोग फिर से जो है ना अपने डेली डोज सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो ये हमारा डेली डोज सेशन होने वाला है वो 52 होने वाला है। ओके, तो चलो पहले हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो सेशन होने वाला है ना वो काफी इजी होने वाला है। ओके, सो ये हमारा डी 52 है। तो यहाँ पे देखो एक नोट लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। रीड ऑल द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ओके, तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है ना बहुत ही केयरफुली रीड करना है। चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हेन अ पैरेलल 5 किलो ओम रजिस्टर एंड 25 किलो ओम रजिस्टर हैव अ 10 वोल्टेज सप्लाई, व्हाट इज द टोटल पावर लॉस। तो ये हमारा हो गया 10 वोल्ट का सप्लाई। और हमारा यहाँ पे एक 5 किलो ओम का और एक 25 किलो ओम का पैरेलल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम लोगों को पूछ रहा है कि इसमें जो है टोटल पावर डिसिपेशन कितना होगा। तो टोटल पावर लॉस कितना होगा। तो टोटल पावर लॉस यहाँ से देखो, ये 10 वोल्ट क्या करेगा, पावर डिलीवर करेगा। और पावर डिलीवर करेगा, और यहाँ पे पावर लॉस कहाँ होगा, ये 5 किलो में होगा, 25 किलो ओम में होगा। और हमारा इंटेलिजेंस थ्योरम कितना क्या बोलता है कि जितना पावर डिलीवर होगा ना उतना ही पावर जो है वो लॉस भी होगा। यानी कि या तो इन दोनों में पावर डिसिपेशन निकाल लो कितना है, या नहीं तो ये देख लो कि ये कितना पावर डिलीवर कर रहा है, दोनों जो है ना सेम ही आएगा। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखेंगे इस 10 वोल्ट में कितना पावर डिलीवर कर रहा है। तो पावर अक्रॉस 10 वोल्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, V इंटू आई। तो आई इसके अक्रॉस करंट हम लोग मान लेते हैं आई। तो हमारा ये जो V है, V मल्टीप्लाइड बाय आई, हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय वोल्टेज डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्वल बोलो तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 30। तो ये हमारा हो गया 6। तो ये हमारा हो गया 25/6। तो ये हमारा जो है 25/6, ये हमारा हो गया करंट। तो हम लोग इसको निकालना है, बस वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 25, और ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। तो यहाँ से देखो ये 100 हो जाएगा, तो ये 4 टाइम से कटेगा, यानी कि ये हमारा 24 जो है वो हो जाएगा। तो 24 हमारा यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे ये करंट है ना वो मिली एम्पियर में आएगा, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो किलो ओम में है। ओके, तो यानी कि ये भी जो आएगा ये भी हमारा क्या देगा, मिली वॉट आ जाएगा। तो हमारा जो है 24 मिली वाट, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अ शॉर्ट सर्किट विल हैव। तो देखो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, मान लो एक रेजिस्टेंस है, इसका शॉर्ट होने का क्या मतलब है कि ये रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं, अब ये ऐसे जाएगा तो रेजिस्टेंस का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। मान लो कि ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, अब ये शॉर्ट हो गया ना, तो करंट जो सारा है वो शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करता है। शॉर्ट सर्किट पाथ को नहीं फॉलो करता है, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो ये जो है 5 ओम है, और इस रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस जो है ना शॉर्ट सर्किट का आइडियली 0 ओम होना चाहिए। तो हमारा सारा करंट जो है ना वो 0 ओम को फॉलो करेगा, 5 ओम को नहीं करेगा। यानी कि शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि उसका रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस जो है वो 0 ओम हो जाएगा। तो उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, वो 0 एम्पियर हो जाता है। और इसका करंट कितना हो जाएगा, तो करंट जो है ना वो इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, इसी को लघु पथन बोलते हैं ना हिंदी में। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के केस में हमारा करंट क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। हमारा देखो क्वेश्चन पढ़ो, स्मॉल करंट फ्लो, नहीं भाई करंट इनफाइनाइट होता है। लार्ज करंट फ्लो, लार्ज करंट फ्लो होगा हमारा जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो। ओके, नो करंट फ्लो, नहीं, हमारा जो ओपन सर्किट होता है ना, ये हमारा ओपन सर्किट में नो करंट फ्लो हो जाएगा। चलो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 जूल ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल फॉर एवरी 15 कूलम ऑफ चार्ज, व्हाट इज द वोल्टेज। तो देखो 1 वोल्ट का जो हमारा डेफिनेशन है ना वो क्या है कि किसी भी चार्ज को जो है एक डिस्टेंस लेके, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके किसी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक ले जाने में जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट तो यानी कि हमारा जो वोल्ट हो 1 वोल्ट, वो होता है, वो अगर हम लोग वोल्ट की बात करें तो वो होता है हमारा W/Q। यहाँ पे W क्या है, वर्क डन, और हमारा Q क्या है, हमारा Q है कुलॉम, जिसको बोलते हैं चार्ज। तो ये हमारा हो गया चार्ज, ये हमारा W जो है वो वर्क डन यानी कि एनर्जी हो गया, और ये हमारा
वोल्ट हो गया। तो यानी कि हमारा जो वोल्ट, इसमें वोल्ट ही निकालना है, तो हमारा जो एनर्जी दिया हुआ है 60 जूल डिवाइडेड है वो क्यू कितना है 15, यानी कि ये हमारा कितना हो गया 4 वोल्ट। तो हमारा ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किर्चॉफ करंट लॉ फॉर पैरेलल सर्किट स्टेट्स दैट। किर्चॉफ करंट लॉ क्या बोलता है? देखो, मान लो कोई भी एक मैं रैंडम सर्किट ले लेता हूँ, सर्किट नेटवर्क ले लेता हूँ। ये एक नेटवर्क है, ओके। तो यहाँ पे ये नोड है, यहाँ से जो है करंट इधर भी फ्लो कर सकता है, ये हो सकता है ये इनकमिंग करंट हो, ये भी इनकमिंग करंट हो, ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3। तो यहाँ पे बोलता है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट हमारा क्या है I1, और आउटगोइंग करंट क्या है, इनकमिंग करंट I1 भी है और I3 भी है। देखो सर, इस नोड पे हम लोग निकाल रहे हैं ना केसीएल, इस नोड पे केसीएल लगा रहे हैं। तो इनकमिंग करंट I1 है, प्लस इनकमिंग करंट I3 है, आउटगोइंग करंट I2 है। ओके। तो ये बोल रहा है कि इनकमिंग करंट जो होता है ना वो इक्वल टू होता है आउटगोइंग करंट के, या नहीं तो आप इसको बोल सकते हो कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ नोड इज इक्वल टू जीरो, यानी कि I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू जीरो। तो ये अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी पार्टिकुलर नोड इज विल बी इक्वल टू द जीरो। दिस स्टेट द केसीएल करंट लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सम ऑफ करंट इनटू जंक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ ऑल, नहीं, डिफरेंस सम ऑफ, नहीं ये नहीं। सम ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग इनटू द जंक्शन, ये तो वही बोल रहा है ना। हमारा डी आंसर हो जाएगा। बोल रहा है जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? देखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है कि मान लो ये एक वोल्टेज सोर्स है, इधर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और भी ले लो कुछ, यहाँ पे इंडक्टर है, ले लिया। अब ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है कि किसी भी क्लोज पाथ में, ये एक हमारा लूप हो गया ना, तो किसी भी क्लोज पाथ में हमारा सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो इक्वल टू होता है वोल्टेज सोर्स के, या इसको बोलो कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन अ रजिस्टर एंड द वोल्टेज सोर्स विल बी इक्वल टू द जीरो। तो किसी भी लूप में जो है ना टोटल वोल्टेज सोर्स का जो सम निकालोगे, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स का सम निकालोगे वो जीरो आ जाता है। यानी कि मान लो इसके ऊपर ये V है, ये R1 है, ये V2 मान लो, ये R2 मान लो, ये L मान लो। तो यहाँ पे जो है ना वोल्टेज जो V है वो, और इसमें करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो प्लस, ये करंट मान लो I फ्लो कर रहा है, तो I इंटू R1, ये क्या हो गया, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस R1। ओके। ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस R1। उसके बाद प्लस V2 प्लस I इंटू R2। ये I इंटू R2 क्या है, ये है वोल्टेज अक्रॉस R2, प्लस L इंटू DI/dt। ये क्या है, ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये जो है ना इक्वल टू जीरो होता है। यानी कि किसी भी क्लोज लूप में जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्स हैं या ड्रॉप है वो इक्वल टू जीरो हो जाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस ईच एलिमेंट इन सीरीज सर्किट आर आइडेंटिकल। नहीं, ये नहीं, ये गलत है। सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द टोटल अप्लाइड वोल्टेज। देखो ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सम ऑफ जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होता है ना किसी भी सीरीज सर्किट में, वो क्या होता है, इक्वल टू द टोटल सप्लाई वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। तो हमारा ए जो है ना इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज 0.95, द मटेरियल इज। तो देखो हमारे पास तीन चार टाइप के मटेरियल्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है डायमैग्नेटिक, उसके बाद होता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक, उसके बाद हमारे पास होता है फेरोमैग्नेटिक, उसके बाद हमारे पास होता है फेरी मैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक जो है ना वो अलग अलग है। तो देखो पहले मैं ये म्यू आर की बात करोगे, यानी कि रिलेटिव परमिबिलिटी का। तो हमारा जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका रिलेटिव परमिबिलिटी जो है ना वो लेस देन वन होता है।
लेस लेस देन 1, यानी कि जो 0.95 है ना, ये हमारा लेस देन 1 है। लेस देन 1 रहता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, लेस देन 1 बस पॉजिटिव, यानी कि 0 to 1 के बीच में जो है ना वो लाइक करता है। वहीं पे पैरामैग्नेटिक का ग्रेटर देन 1 रहता है हमारे पास, लेकिन ज्यादा नहीं होता है। फेरो मैग्नेटिक का जो है ना वो मच मच ग्रेटर देन 1 होता है, और हमारा फेरी मैग्नेटिक का वेरी लार्ज होता है। ये हमारा क्या हो गया, म्यू आर का। लेकिन आप लोगों को पता है एक बात यहाँ से और आता है, वो है ससेप्टिबिलिटी का। वो तो ससेप्टिबिलिटी पूछ देता है, ओके। तो ससेप्टिबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किसको, काई से। काई इक्वल टू क्या था, 1 + म्यू आर। तो यहाँ पे अगर काई का देखो, नहीं ये उल्टा हो गया शायद। म्यू आर इक्वल टू होता है, म्यू आर इक्वल टू 1 + काय। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। मेरे पास था कहीं पे लिखा हुआ। किधर गया, किधर गया, किधर गया। म्यू आर इक्वल टू, पहले वाला जो था ना वो सही था, यानी कि पहले वाला जो लिखा था ना, काय इक्वल टू, ये सही था। काय इक्वल टू 1 + म्यू आर। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग निकाले काय, और ये तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वो बड़ा है, ठीक है। ये हमारा म्यू आर जो है वो लेस देन है। तो यहाँ से अगर हम लोग देख लेंगे तो हमारे पास म्यू आर का हमारा तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे काय का, यानी कि ससेप्टिबिलिटी। काय को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। मैं लिख देता हूँ। ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक का जो है ना वो ससेप्टिबिलिटी निगेटिव में हो जाता है। निगेटिव मतलब 10 to the पावर -3 टू 10 to the पावर -6 तक जो है ना रहता है ये। और अगर हम लोग काई का करेंगे तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक का पॉजिटिव रहता है, बहुत ही बहुत छोटा, बहुत ही स्मॉल रहता है। पॉजिटिव आता है बट स्मॉल, तो इसी के रेंज में आता है, बट वो पॉजिटिव में आता है। वहीं पे अगर फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे, हमारे पास इसका भी लार्ज है, वो आता है। और हमारा फेरी मैग्नेटिक का जो है ना वो वेरी लार्ज है, बहुत ही ज्यादा जो है वो लार्ज रहता है। तो ये हमारा जो है एक बोल सकते हो कि म्यू आर और ससेप्टिबिलिटी में कंपैरिजन है हमारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में। और यहाँ पे जो हमारे फेराइट्स होते हैं ना, ये जो फेराइट्स हैं वो एक फेरी मैग्नेटिक मटेरियल ही है। तो फेराइट्स जो है वो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर ले तो हमारा जो कोर में यूज होता है ना ट्रांसफार्मर के, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अगर पैरामैग्नेटिक की बात करें तो हमारा ये एल्यूमिनियम, ये लिख देता हूँ बस, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ये सब जो है ना हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। डायमैग्नेटिक की बात कर लो तो हमारा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सब जो है ना हमारा एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ओके। तो इस सब को जो है ना याद रखना चाहिए। द रेजिस्टेंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल इन डॉट डॉट विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बोल रहा है कि कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड करेगा। कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब क्या होगा, पहले ये मुझे बताओ। कंडक्टिंग मटेरियल मतलब मेटल। मेटल मतलब क्या, मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। वही पूछ रहा है कि इंक्रीज विथ, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंक्रीज। हमारा जो मेटल होता है वो पीटीसी होता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ फेराइट्स इज, तो देखो फेराइट्स का जो है ना रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो फेराइट्स का जो रेजिस्टिविटी होता है, अभी देखो मैंने बताया, ये हमारा फेराइट्स जो है ना, ये फेराइट्स वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जिसका जो हमारा म्यू आर है वो बहुत ही ज्यादा आता है। म्यू आर क्या है, वो हमारा रिलेटिव परमिबिलिटी है। परमिबिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन पास दैट
थ्रू दैट मटेरियल। तो यानी कि किसी भी मटेरियल के थ्रू अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इजीली पास हो जाता है ना, मतलब उसके परमेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो हमारा जैसे ही परमेबिलिटी ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। तो हमारा फेराइड्स जो है ना मच लोअर, वेरी मच रेजिस्टिविटी जो होगा वो मच वेरी मच लोअर देन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हमारा ए जो है ना परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। तो वो कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे सर? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब हुआ कि मान लो ये दो चीजें हैं, ये एक प्लेट है कैपेसिटर का, मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों सेपरेटेड है। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वोल्टेज से दे रहे हैं, एक वोल्टेज दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मान लो इसको जो है ना हम लोग क्या किए, 5000 वोल्ट दे दिए। भाई 5000 वोल्ट जो है ना बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, तो ये क्या करेगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। यानी कि ये जो बीच में इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर, वो क्या हो जाएगा, वो भी आयंस में, उसके उसके जो आयंस है ना वो भी कंडक्ट करने लगेंगे, लेकिन ये जो इंसुलेटर है उसके थ्रू जो है ना पास हो जाएगा। जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिकल में देखे होंगे, जैसे ही स्पार्क आता है तो स्पार्क क्या है, स्पार्क जो है ना वो उसका मीडियम जो है ना एयर, जो कि एक इंसुलेटर है, वो चार्ज हो जाता है। तो स्पार्क क्या दिखाता है कि वो एक पाथ बना लेता है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने के लिए। ओके, तो हमारा बारिश टाइम में जो है ना वो मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा होता है हमारे वेदर में। उस टाइम जो है हमारा आ जाता है। तो यानी कि मॉइस्चर कंटेंट पे आप लोगों को देखेगा इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। बारिश के समय देख रहे हो ना कि हमारे पास बिजली गिरती है, बिजली क्या रहता है, बिजली जो रहता है ना वो चार्ज ही तो रहता है। वो चार्ज इतना ऊपर से जो है बादल से लेके हमारे नीचे धरती तक आता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वहां से जो है ना एयर में तो पानी पानी है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर के थ्रू जो है ना वो अपना पाथ बना लेता है। यानी कि मॉइस्चर कंटेंट से जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो जाता है अगर मॉइस्चर ज्यादा रहे तो। कंपोजिशन, भाई रबर का तुम दे रहे हो वो ज्यादा इंसुलेटिंग है, अगर वहीं पे तुम पेपर का दे दोगे तो वो कम इंसुलेटर है। तो हमारे कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए। थिकनेस, भाई अगर गैप बढ़ा दोगे तो ज्यादा वोल्टेज डालोगे तब जाके वो ब्रेकडाउन होगा, अगर लेकिन थिकनेस बहुत ही कम कर दोगे तो कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। कोई बात है, सारे भी पे डिपेंड करेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर वुड, मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस बोल रहा है कि इंक्रीज विद द फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज विद द फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है? तो बहुत ही एक फेमस है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट पता है क्या है? स्किन इफेक्ट बोलता है कि हमारा मोस्ट ऑफ द करंट जो है ना किसी कंडक्टर के थ्रू वो उसके सरफेस से पास करता है। इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी घर का रहता है वो होता है 50 हर्ट्ज। ओके, तो पहले मैं बात करूंगा 0 हर्ट्ज पे। 0 हर्ट्ज मतलब डीसी, हमारा फ्रीक्वेंसी जो है ना 0 है। उस कंडीशन में हमारा मान लो कि ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, ये कंडक्टर है, ये वायर है। ओके, ये वायर है, तो यहाँ पे जो है ना 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो करंट है ना जितना इस साइड से फ्लो करेगा उतना ही उस साइड से भी फ्लो करेगा। यानी कि मतलब इस यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो पूरा जो है इक्वली होगा, यूनिफॉर्मली। यानी कि इस कंडीशन में आप लोगों का अ, पूरा सरफेस से करंट फ्लो, पूरा सिर्फ सरफेस से नहीं, पूरे कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्किन इफेक्ट जो है वो जीरो है, कोई स्किन इफेक्ट नहीं है। और यहाँ पे स्किन इफेक्ट जीरो है, यानी कि देखो हर जगह से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस भी जो है ना वो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी है वो वेरी लो हो जाएगा। ओके, अरे भैया चलो, अब हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे। तो 50 हर्ट्ज पे क्या होगा? 50 हर्ट्ज जो है ना हमारा एक फ्रीक्वेंसी है। और हमारा अगर स्क्रीन डेप्थ पढ़ोगे, स्क्रीन डेप्थ डेल्टा होता है, वो होता है 1/सिग्मा पाई, सिग्मा पाई एफ √1/सिग्मा पाई एफ, हाँ इतना होता है, सिग्मा पाई एफ। और भी एक टर्म होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है अच्छे से।
1/2 पाई सिग्मा पाई एफ और म्यू भी रहता है शायद। ओके, देख लेना एक बार, सिग्मा पाई एफ म्यू। तो यहाँ पे देखो हमारा स्किन डेप्थ जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्किन डेप्थ घट जाएगा। डेप्थ घटने का क्या मतलब कि स्किन इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर 50 हर्ट्ज के केस में अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो तुम्हें कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये हमारा जो है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है। भाई ठीक से बन जाए यार। ये मान लो कि कंडक्टर का जो है क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा चार्ज। यहाँ पे जो करंट जो है वो फ्लो करेगा सरफेस से, यानी कि इतना ही दूर करंट फ्लो करेगा। इसके बीच में जो है ना, इसके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। तो अब सोचोगे कि सर अगर मान लो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में वहां पे करंट जो है ना वो उसके सरफेस से फ्लो करे, यानी कि बीच में अगर एक चींटी चला जाए तो उसको करंट नहीं लगेगा क्या? हाँ, उसको करंट नहीं लगेगा, समझे? क्योंकि बीच में जो है ना ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ये जो बीच वाला पार्ट है, इसके अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें जो है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसमें कंडक्शन नहीं हो रहा है। करंट जो है ना, ज्यादा करंट जो है उसके सरफेस से ही पास कर रहा है। तो अगर बीच में कोई चींटी घुस गया तो उसको जो है कोई करंट नहीं लगने वाला। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। लो है, लो है बट एग्जिस्ट करता है। यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ना आप लोगों को वेरी लो नहीं, आपको मीडियम रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा इसका। यहीं पे मैं एक और केस ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दे रहा हूँ, यानी कि 1000 हर्ज कर रहा हूँ, यानी कि 1 किलो हर्ज। इस कंडीशन में हमारा अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस कंडीशन में थोड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा बनाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो, तो इस कंडीशन में बना लिया हमारा एक क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे जो है ना करंट एकदम, और देखो इसमें जो है ना इसका स्किन डेप्थ इतना है। ओके, लेकिन इसके इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है, तो स्किन डेप्थ जो है ना वो बहुत ही कम हो जाएगा। यानी कि स्किन डेप्थ बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि एकदम सरफेस से जो है ना, एकदम सरफेस से जो है वो फ्लो करेगा करंट। तो ये देखो इसका स्किन डेप्थ अभी कितना है, अभी ये जो इतना अमाउंट है ना, ये छोटा सा अमाउंट बीच वाला, वही इसका स्किन डेप्थ है, जबकि इसका स्किन डेप्थ देखो ज्यादा है। ओके, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी कम तो स्किन डेप्थ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो स्किन डेप्थ कम। तो यानी कि यहाँ पे हमारा स्किन डेप्थ बहुत ही कम है। यानी कि ये देखो ये जो पूरा एरिया बन गया ना वो हाई रेजिस्टिव जोन एरिया बन गया। यानी कि इस पूरे जोन में अगर चींटी घुस जाए तो उसको करंट नहीं लगने वाला है। यहाँ की नहीं कि यहाँ पे जो है ना स्किन इफेक्ट वेरी हाई, बहुत ज्यादा स्किन इफेक्ट है इसमें। इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो भी क्या हो जाएगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर वोंट इंक्रीज विथ ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो सही बात है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो हमारा जो ये स्किन डेप्थ है वो तो बहुत ही कम रहेगा। जितना कम स्किन डेप्थ रहेगा उतने कम एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि बाकी के एरिया में हमारे चार्जेस नहीं है, वहां से जो है कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो वहां का जो मटेरियल है ना वो एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, वो हमारा कंडक्ट नहीं करेगा। तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है मेटालिक वायर बॉन्ड में वो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट गेन ऑफ बीजेटी। तो बीजेटी का अगर करंट गेन हम लोग देखें तो वो होता है जीएम इंटू आर पाई। ओके, यहाँ पे आर पाई क्या होता है, आर पाई होता है 1 + बीटा इंटू आर ई। यहाँ पे बहुत बार जो है ना आर पाई को आरपी भी लिख दे रहा है, तो यानी कि हमारा जीएम इंटू आरपी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जीएम क्या है, जीएम को बोलते हैं हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस। ओके, जो हमारा क्या होता है आईसी अपॉन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज हमारा हो जाएगा VBE। ये हमारा हो जाता है जीएम ट्रांस कंडक्टेंस। ओके, तो हमारा इसका सी आंसर हो जाएगा। तो सेचुरेशन करंट इन अ सेमीकंडक्टर डायोड। तो देखो सेचुरेशन करंट, जैसे हमारा रिवर्स लीकेज करंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेचुरेशन करंट मतलब लीकेज करंट। लीकेज करंट क्यों बोला सर सेचुरेशन करंट को? भाई सेचुरेशन करंट का नाम ही है उसको
नॉर्मली रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं। ओके, रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, हमारा रिवर्स करंट जो है वो टेम्परेचर पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। एवरी इंक्रीज इन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, द रिवर्स करंट ISS will be increased ISS will be increased by the 7% of its previous value, and at every 10 degree Celsius increment in the temperature, your saturation current will be increased by double of its previous value. ओके, यानी कि एवरी 1 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो सिचुएशन करंट है वो 60% से बढ़ जाएगा, और एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे हमारा जो रिवर्स सिचुएशन करंट है वो हमारा प्रीवियस वैल्यू के डबल हो जाता है। यानी कि इट इज ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड मैग्नेटिक कैरियर। हमारा रिवर्स सेचुरेशन करंट है वो टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारा मैग्नेटिक चार्ज से जनरेटेड है। गोल्ड इज ऑफन डिफ्यूज टू सिलिकॉन पीएन जंक्शन डिवाइस टू। तो देखो, रिकॉम्बिनेशन रेट को जो है ना बढ़ाने के लिए किया जाता है। रिकॉम्बिनेशन रेट जो बढ़ जाता है यानी कि फास्टली रिकम्बाइन होता है, फास्टली जो है ना वो ब्रेक भी हो जाता है। तो इसको हम लोग गोल्ड यूज करते हैं नॉर्मली, जिससे हमारा फ्यूजिंग स्पीड जो है ना वो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, काफी अच्छा से बढ़ जाता है। ओके, तो फास्ट भी हो जाता है हमारा गोल्ड को डिफ्यूज करने से सिलिकॉन में। इन द फिगर शोज द सर्किट सिंबल ऑफ दिस। तो ये हमारा वो ये सर्किट सिंबल किसका है? देखो, हमारे पास पहले एक मॉसफेट होता है। मॉसफेट में दो मॉसफेट होता है। एक तो होता है इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, इनहांसमेंट मॉसफेट, और दूसरा होता है डिप्लीशन मॉसफेट। देखो, इनहांसमेंट मॉसफेट जो है ना उसको बोलते हैं नॉर्मली ऑफ, उसको बोलते हैं नॉर्मली ऑफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चैनल जो है ना वो फॉर्म्ड नहीं रहता है, चैनल क्रॉस है देखो नहीं रहता है। लेकिन अगर हमारा डिप्लीशन टाइप जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ऑन मॉसफेट। नॉर्मली ऑन क्यों? कि यहाँ पे चैनल जो है ना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इधर रहता है चैनल। तो यहाँ पे इन्हांसमेंट मोड में हमारा जो है ना पहले चैनल क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद वहां पे कंडक्शन होता है। लेकिन डिप्लीशन मोड में हमें चैनल क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, चैनल ऑलरेडी स्टेब्लिश होता है। तो हम लोग जो इसका सिंबल देखेंगे, तो चलो यहाँ पे हमारा मॉसफेट में भी एन टाइप मॉसफेट होता है और हमारा पी टाइप मॉसफेट होता है। एक बात और, अगर एन टाइप मॉसफेट है तो पी टाइप का जो है ना सबस्ट्रेट रहेगा, सबस्ट्रेट रहेगा। अगर पी टाइप मटेरियल है तो एन टाइप का सबस्ट्रेट रहेगा। ओके, ये भी पूछता है इसलिए बता दिया। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले गेट आएगा। गेट के बाद ये देखो, दोनों जो हटा हुआ है ना ये डिस्टेंस, ये दिखा रहा है कि इसके बीच में जो है हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर है, यानी कि एक इंसुलेटर लेयर है। ओके, इसके बाद ये देखो, ये जो है ना हमारा कंटिन्यूस नहीं, ये डॉटेड लाइन है, एक डॉटेड लाइन है। इसके बाद इधर से ड्रेन दे दिया है, और इधर एक एरो दे दिया है सबस्ट्रेट का, और इधर हमारा सोर्स दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहा है ना यहाँ पे बीच में, वो ये दिखा रहा है कि ये जो हमारा यहाँ पे चैनल फॉर्म नहीं है, एक डिस्क्रीट चैनल है बट वो चैनल फॉर्म्ड नहीं है। यानी कि ये हमारा कौन सा मॉसफेट हो गया? इनहांसमेंट, क्योंकि यहाँ पे चैनल, यहाँ पे देखो यहाँ पे चैनल नहीं होता है। तो ये जो डॉटेड लाइन बता रहा है कि यहाँ चैनल नहीं रहता है, यानी कि इनहांसमेंट टाइप एन मॉसफेट हो गया। और नॉर्मली आप लोग बहुत सारे पिक्चर में देखोगे कि ये जो हमारा सोर्स और सबस्ट्रेट रहता है ना, ये दोनों सोर्स और सबस्ट्रेट ये दोनों सॉर्टेड रहते हैं। वो सॉर्टेड इसलिए कर देता है ताकि यहाँ से बॉडी बाइस इफेक्टर जो रहता है ना वो खत्म हो जाता है। तो ये हमारा एन टाइप इनहांसमेंट का जो है वो सिंबल हो गया। अगर हम लोग पी टाइप का देखें तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा। ये हमारा बीच में इंसुलेटिंग लेयर, ये हमारा चैनल फॉर्म नहीं है, इधर ड्रेन, इधर हमारा गेट, और इधर हमारा सोर्स। और लेकिन यहाँ पे जो है ना ये डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। ओके, ये डायरेक्शन जो है सबस्ट्रेट का वो अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो है हमारा पी टाइप हो गया, एनहांसमेंट मॉसफेट। अब हम लोग देखेंगे डिप्लीशन मॉसफेट में, हम लोग देखेंगे एन टाइप को।
एन टाइप। तो डिप्लीशन में यहाँ पे चैनल ऑलरेडी फॉर्म रहता है, तो ये अब डॉटेड नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा कुछ। ओके। और ये हो गया हमारा ड्रेन, ये हमारा हो गया गेट, और सेम बाकी सब सेम, ये हमारा हो गया सबट्रेट। ये बहुत बार सॉर्टेड रहता है, बताया ना, बॉडी वाइज इफेक्ट को निगलेक्ट करने के लिए। और उसके बाद हमारा हो जाता है पी टाइप। पी टाइप के लिए हमारा सेम, बस ये जो है चैनल फॉर्म्ड रहता है, तो ये हमारे कंटिन्यूस लाइन दिखेगा, और हमारा एरो कुछ स्टेप से दिखेगा। ये हो गया सोर्स, ये हो गया सबट्रेट, ये हो गया ड्रेन, ये हो गया गेट। तो ये हमारा हो गया। तो अब मुझे ये बता दो कि ये क्या है। ये हमारा यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, इस टाइप से एरो है, तो ये हमारा एन मॉसफेट तो है ही, साथ में ये हमारा एक इन्हांसमेंट टाइप एन मॉसफेट है। ओके, इन्हांसमेंट टाइप एन मॉसफेट। ये देखो, द पीएनपी ट्रांजिस्टर इन द मेन करंट कैरियर एंड मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो पीएनपी है हमारा, यहाँ पे मेजोरिटी में होल रहेगा, तो मेन करंट होल के थ्रू फ्लो करेगा। और हमारा होल का जो है ना कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा रहता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। और हमारे जो डिफ्यूजन करंट है ना, वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। यानी कि हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन करंट जो है वो होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट नहीं होगा। ड्रिफ्ट करंट होता है क्या, ड्रिफ्ट करंट किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के थ्रू जो हमारे पास करंट रहता है, वो हमारा ड्रिफ्ट करंट रहता है। लेकिन इसमें मेन करंट की बात कर रहा है, तो मेन करंट जो है हमारा डिफ्यूजन करंट ही रहता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में या एनपीएन ट्रांजिस्टर में। The voltage E naught indicated in the figure has been measured by the ideal voltmeter. इसको जो है ना वो वोल्टमीटर से मेजर किया। Which of the following can be calculated? इनमें से कौन सा जो है ना कैलकुलेट किया जाता है। बाइस करंट, बाइस करंट, बाइस करंट, इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ओके, इनपुट ऑफसेट ओनली। और हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि बाइस करंट एंड इनपुट ऑफसेट। यानी कि देखो, दोनों सभी ऑप्शन में एक बाइस करंट है, एक इनपुट ऑफसेट। तो हम लोगों को ये दोनों चीजें निकालना पड़ेगा। हम लोग को देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा हम फाइंड कर पा सकते हैं, कौन सा नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग को फर्स्ट बोल रहा है ये बाइस करंट है, बाइस करंट है। दूसरा बोल रहा है कि हमारे पास इनपुट ऑफसेट है, इनपुट ऑफसेट है। तो हम लोग दोनों कैसे निकालेंगे, देखो। बाइस करंट क्या होता है हमारा, नॉर्मली अगर आइडियल ओप एम्प की बात करें तो बाइस करंट जीरो होता है। बाइस करंट मतलब हमारे ओप एम्प के अंदर जो है ना ये करंट कितना जा रहा है। यानी कि इसको मैं आई माइनस बोल देता हूँ, इसको आई प्लस बोल देता हूँ, क्योंकि ये इन्वर्टिंग पे नॉन इन्वर्टिंग पे है इसलिए। तो हमारे ये आई माइनस और आई प्लस जो है ना आइडियली जीरो होता है। लेकिन हमारा अगर ये हमारा आइडियली नहीं पूछ रहा है, ये हमारा प्रैक्टिकली पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये जो बाइस करंट होता है ना, जिसको मैं आई भी बोल दूं, तो ये होता है आई वन, सॉरी आई माइनस प्लस आई प्लस डिवाइडेड बाय टू। यानी कि इन दोनों करंट का एवरेज हमारे पास बाइस करंट होता है। और इनपुट ऑफसेट जो है वो भी हम लोग निकालेंगे। तो मुझे पहले बताओ कि इस क्वेश्चन में हमारा आई आई वन जो है वो कितना होगा। पहले आई प्लस देखो कितना होगा। तो हमारा आई प्लस, आई प्लस देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, जीरो, है ना। और यहाँ पे हमारा आई, ये क्या है, आई प्लस। तो हमारा यहाँ पे आई प्लस हो जाएगा जीरो माइनस, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ई नोट है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे मुझे बताओ इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा बताओ। पहले मुझे ये बता दो कि यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, इस नोड का वोल्टेज। भाई करंट है आई प्लस और हमारे पास रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम, तो यहाँ का वोल्टेज जो है वी प्लस मैं निकाल लेता हूँ। वी प्लस वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 मेगा ओम मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस। होगा कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत, बोले कि नहीं। अब मुझे, मैं इसको अगर वी प्लस नाम दिया तो यहाँ इसको मैं नाम दूंगा वी माइनस। अब मुझे बता दो कि ये वी माइनस के इक्वल होगा कि नहीं। क्यों इक्वल होगा सर, तो ये हमारा वीजीसी वर्चुअल ग्राउंड के लिए जो है ना यहाँ पे ये होगा। तो ये हमारा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है, बी माइनस इक्वल हो गया।
अब मुझे बताओ यहाँ पे आई माइनस कितना होगा। आई माइनस हमारा कितना होगा भाई, आई माइनस यही तो करंट है, तो यहाँ पे ई नोट माइनस भी माइनस डिवाइडेड है 1 मेगा ओम। तो ई नोट माइनस बी माइनस डिवाइडेड बाय 1 मेगा ओम। तो हमारे पास ई नोट माइनस, देखो भी माइनस कितना है 1 मेगा ओम मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस डिवाइडेड बाय ये नीचे हमारा 1 मेगा है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई माइनस मल्टीप्लाइड बाय 1 मेगा इक्वल टू ई नोट माइनस 1 मेगा मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस। आया क्या इतना। अब देखो मैं इसको इस साइड लेके चल देता हूँ, यानी कि आई माइनस 1 मेगा प्लस 1 मेगा इंटू आई प्लस इक्वल टू ई नोट। और यहाँ पे हमारा अगर 1 मेगा हम कॉमन ले ले तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा आई माइनस प्लस आई प्लस इक्वल टू ई नोट अपॉन 1 मेगा ओम। हो जाएगा ना। ये बता दो मुझे इतना समझ में आया क्या। तो यहाँ पे अगर इतना हो गया तो मुझे ये बता दो, मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, इधर क्या करूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे हमारा ये जो I1 प्लस ये जो है इसको 2 से डिवाइड नहीं करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आई, चलो यहाँ पे देख लो ये जो हमारा आ गया ना, यहीं से देख लो कि यहाँ पे हमारा आई माइनस आ रहा है, इधर आई प्लस आ रहा है। तो ये हमारा आई माइनस प्लस आई प्लस जो रहता है वो हमारा होता है इनपुट ऑफसेट करंट, जो कि हमारा है कितना ई नोट ई नोट डिवाइडेड बाय 1 मेगा ओम इक्वल टू, देखो ये जो हमारा इनपुट ऑफसेट करंट होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है आई प्लस माइनस आई माइनस। तो मुझे बताओ ये हम लोग निकाल सकते हैं क्या। भाई यहाँ पे तो हमको, अगर मान लो दोनों साइड हम लोग डिवाइड बाई 2 इधर कर दे इधर भी कर ले, तो ये हमारा हो जाएगा आ, ये आई नोट माइनस प्लस आई नोट प्लस डिवाइड बाई 2 हमारा क्या होता है इनपुट, हमारा ये ही तो होता है बाइस करंट। ये हमारा हो जाएगा बाइस करंट इक्वल टू ई नोट अपॉन 2 मेगा ओम, हुआ ना। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि द वोल्टेज ई नो इंडिकेटेड इन द फिगर हैज बीन मेजर्ड बाय एन आइडियल वोल्ट मीटर। तो वो एक आइडियल वोल्ट मीटर से मेजर किया गया है। तो ये तो ई नोट मेजर कर ही गया है, डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे, हम लोगों को बाइस करंट जो है ना वो मिल जाएगा। लेकिन अगर इनपुट ऑफसेट करंट निकालना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए आई प्लस माइनस आई माइनस, वो हम लोग निकाल सकते हैं क्या इससे बताओ। नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे प्लस में आ रहा है माइनस वाला आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग वो नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया बाइस करंट, सिर्फ हम लोग बाइस करंट निकाल सकते हैं, बाइस करंट ऑफ द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ओनली। नहीं, हम लोग दोनों का निकाल सकते हैं, बोथ बाइस करंट एंड द इनपुट ऑफसेट। नहीं, ये तो गलत हो गया, बाइस करंट ऑफ द इन्वर्टिंग इनपुट ओनली। नहीं भाई, दोनों से निकाल सकते हैं, बाइस करंट ऑफ द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, बाइस करंट ऑफ द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स ओनली। तो ये जो है ना हमारा बी आंसर हो जाएगा। ऑफसेट करंट तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। ओके, चेक कर लो, अगर अगर यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है मे बी।
क्योंकि देखो ऑप्शन जो है ना कुछ परफेक्टली मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट ओनली दिया है। यहाँ पे लिखा है बायस करंट ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, दोनों का अलग अलग से नहीं निकाल सकते ना, बायस करंट हमेशा साथ में निकलता है। मुझे लगता है कहीं पे गलती किया हमने। देखो एक बार ना मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा वी प्लस जो है वो 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम इंटू, ओ भाई देखो गलती हमने कहाँ किया, मैं बताऊं गलती हमने किया कहाँ। देखो ये जो 1 मेगा ओम है ना, और यहाँ पे जो I1 ये है, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करिए तो इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस। ये जो V प्लस है ना, वो हो जाएगा -1 मेगा ओम मल्टीप्लाइड बाय I प्लस। समझे? तो देखो यहाँ पे V माइनस जो है हमारा, यहाँ से V माइनस जो है जिसका वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, वो कितना हो जाएगा? V माइनस इक्वल टू ये -1 मेगा मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस। तो यहाँ पे देखो V माइनस अगर पुट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ये 1 मेगा ओम प्लस ये भी प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस करोगे तो यहाँ पे जो है हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे माइनस देखने को मिलेगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ओहो, यहाँ पे हम लोग को माइनस देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ से अगर 1 मेगा ओम कॉमन लेंगे हम लोग, ये वाला को हटा दो, ये हमारा गलत है, ये भी गलत है। अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक हमारा ठीक है, ओके। यहाँ से अगर 1 मेगा ओम कॉमन लेते हैं, हमारे पास क्या बचता है बताओ? मेरे पास बचता है आई माइनस माइनस आई प्लस इक्वल टू ई नोट अपॉन 1 मेगा, लिख सकते हैं। और अगर इसको अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से, तो हमारा हो जाएगा ना आई प्लस माइनस आई माइनस इक्वल टू ई नोट अपॉन 1 मेगा ओम। तो ये आई प्लस माइनस आई माइनस, यही तो हमारा क्या है? इनपुट ऑफसेट। तो यहाँ पे हमारा ई नोट अपॉन 1 मेगा, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑप्शन है ना, देखो परफेक्टली मैच कर रहा है, इनपुट ऑफसेट करंट ओनली। तो हम जो है ना इनपुट ऑफसेट करंट ओनली जो है इसमें निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है आई प्लस माइनस आई माइनस इक्वल टू माइनस ई नोट अपॉन 1 मेगा ओम, और हम लोग जो है ना कंटिन्यूसली ई नोट मेजर कर ही रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे इनपुट ऑफसेट करंट जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग बायस करंट जो है ना कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बायस करंट में हमें यहाँ पे प्लस चाहिए। मुझे बताओ इसको, इस इक्वेशन का यूज करके तुम इसमें प्लस ला सकते हो क्या? दोनों नहीं ला सकते। तो यानी कि हमारे इनपुट ऑफसेट करंट ओनली, हमारा जो सी है ना वो सही होगा, ओके। फॉर द ऑप एम्प सर्किट शोन द फिगर वी नोट इज, ये तो हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल काम है। मुझे बताओ ये V1 कितना हो जाएगा? तो V1 हमारा हो जाएगा 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 112। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इक्वल टू, ये हमारा इक्वल टू बराबर होता है ना वर्चुअल ग्राउंड से, ये हो जाएगा हमारा 1 × 2 प्लस V0 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। ये ना 3/2 इक्वल टू 2 प्लस V0। तो हमारा V0 यहाँ से आ गया कितना? 1.5 - 2, 1.5 - 2 यानी कि -0.5 जो है वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो -0.5 सी जो है ना करेक्ट आंसर। कुछ सोचने की बात ही नहीं थी, ओके। अगर ये समझ में नहीं आया तो मेरा पिछला वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। चलो एक बार यहाँ ही बताता हूँ मैं। यहाँ पे हमारा 1 वोल्ट है, इसका दिए एक रेजिस्टेंस है, इसका दिए एक रेजिस्टेंस है, एक ग्राउंड है। तो यहाँ का वोल्टेज 1 वोल्ट है। मैं सिर्फ इतना जो है ना इतना कंसिडर कर रहा हूँ अभी, ओके। तो बताओ मुझे इसको यहाँ का वोल्टेज कैसे निकालेंगे? ये 1K है, ये 1K, सिंपल वोल्टेज डिवीजन हो, 1K है, तो यहाँ पे वोल्टेज 1/2 हो जाएगा ना भाई। वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लो, नहीं आता है। तो यहाँ का वोल्टेज हमारे पास 1/2 आया है, वही मैंने यहाँ लिखा है। ये जो 1/2 है हमारा, यहाँ का V1 जो है ना वो है। यानी कि मैं इसको V प्लस देता हूँ, यानी कि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज। और ये मुझे बताओ, अब इसके बाद हमारा दूसरा सिनेरियो ऊपर वाला यानी कि ये हमारा 1 किलो ओम, और यहाँ पे 1 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे 2 किलो, 2 किलो, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना V0,
तो यानी कि तो सिंपल सा हो गया सुपरपोजिशन। मैंने बताया था ना कि अगर एक एक वोल्टेज सोर्स यहाँ है और बीच में दो रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ है, तो इसके बीच का वोल्टेज हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? तो पहले ये 1 वोल्ट लेंगे मल्टीप्लाइड बाय इसका दूसरा वाला रेजिस्टेंस यानी कि 2। अब ये वोल्टेज सोर्स लेंगे वी नोट प्लस इसका दूसरा वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस नहीं, इसका जो दूर वाला रेजिस्टेंस है ना 1 के, वो 1 के। और जो भी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया ना उसको जोड़ दो, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो गया इन्वर्टिंग का वोल्टेज। तो यही मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है। यहीं पे देखो सेम चीज जो है ना मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ऐसे करके जो है ना आप लोग किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पे वन की है तो हटा दो, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे जो है ना आप लोग बना सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। तो दोनों को इक्वेट किया, दोनों को इक्वेट किया क्यों किया? क्योंकि हमारा यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगा है। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में इन्वर्टिंग का वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज जो है ना दोनों सेम हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ पे आंसर आ गया। द op-amp in the figure is ideal then V नोट is। तो भाई मुझे ये पहले बता दो कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना होगा। सर ये वोल्टेज तो हमारा 0 वोल्ट है, यहाँ का भी वोल्टेज हमारा 0 वोल्ट हो गया। 0 वोल्ट मतलब इस कैपेसिटर के पास वोल्टेज क्या हो गया सर? ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज। भाई मुझे एक बता दो कि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है आर, यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है, तो हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा? V1 माइनस V2 होगा ना। वही तो मैं यहाँ पे किया हूँ। इधर का वोल्टेज V1 साइन ओमेगा टी है, इधर का वोल्टेज 0 है, तो हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? V1 साइन ओमेगा टी। और इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा वोल्टेज? सेम V2 साइन ओमेगा टी। अब मुझे ये बता दो ये करंट कितना होगा? करंट जो है I इक्वल टू होता है C इंटू dV/dt। तो हमारा अगर मैं इस वाले में देखूं I1, इसका देख लूं I2, तो मेरा I1 कितना हो जाएगा? C इंटू डी V1/V। तो ये V1 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये हो गया ना I1। हमारा I2 बता दो मुझे यार, I2 कितना होगा? I2 हो जाएगा हमारा C इंटू dV2 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय dt। अब मुझे ये बता दो यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज बता दो कितना होगा? सर इधर V नोट है, इधर माइनस है, तो इसका V नोट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि इधर देखो यार V नोट माइनस 0, यही तो कैपेसिटर के पास वोल्टेज होगा। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा ये मुझे बता दो। ये वाला करंट आए तो इसको मैं I3 मान लेता हूँ। ओके, I3 I3 इक्वल टू हो जाएगा C इंटू डी वी। इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा V नोट है, डी वी नोट अपॉन डी टी। अब मुझे ये इतना बता दो कि हम अगर इस नोड पे एचसीएफ लगा दोगे तो इनकमिंग करंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यहाँ पे देखो सारे करंट जो इनकमिंग ही है, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 कितना है? C इंटू dV1 साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी प्लस I2 कितना है? C इंटू dV2 साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। I3 कितना है? प्लस C इंटू dV नोट अपॉन डी टी इक्वल टू 0। चलो मैं इस 0 के इस साइड इसको लेके चला जाऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा। बोले हाँ सर आ जाएगा। मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेता हूँ तो हमारा क्या होगा बताओ? तो पहले तो ये देखो यहाँ से C कॉमन आ जाएगा, तो ये C कट जाएगा। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लूंगा तो इस साइड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि इस साइड हमारा बचेगा क्या? VN साइन ओमेगा टी और प्लस इधर क्या बचेगा हमारा? V2 साइन ओमेगा टी। इस साइड का भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इस साइड हमारा बचेगा सिर्फ V नोट। ओके, तो सॉरी यहाँ पे माइनस V नोट, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, यानी कि V नोट इक्वल टू क्या हो गया? माइनस इंटू साइन ओमेगा टी, और कॉमन ले लो
माइनस इंटू V1 प्लस V2। ये देख लो, आंसर मैच करवा लो। V0 इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इधर माइनस है, V1 प्लस V2, हमारा सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। न्यूट्रलाइजिंग सर्किट आर यूज इन RF, यूज इन ट्यून्ड RF एम्पलीफायर टू। तो ऑसिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ड्यू टू इंटरनल फीडबैक, तो ऑसिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग न्यूट्रलाइजिंग सर्किट लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज हाई कंपेयर टू द LC ऑसिलेटर। तो हमारा जो क्रिस्टल ऑसिलेटर रहता है ना, उसका क्वालिटी फैक्टर बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए बहुत ही स्टेबल होता है। तो हमारा फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो सबसे बेस्ट है। वो क्यों बेस्ट है LC ऑसिलेटर के कंपेरिजन में, कि यहाँ पे क्रिस्टल में जो है ना हमारे पावर लॉस नहीं होते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अगर इंडक्टर कैपेसिटर है, तो इंडक्टर जो है ना एक कॉइल होता है, कॉइल जो है वो कॉपर का जो है ना टर्न रहता है बहुत सारा, उसमें जो है बहुत ज्यादा पावर लॉस होता है, उसमें टेम्परेचर भी रहता है। तो हमारा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाता है LC ऑसिलेटर में। ओके, तो हमारा जब भी फ्रीक्वेंसी वेरी कर गया तो हमारा वो फ्रीक्वेंसी में स्टेबिलिटी नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग जो है ना एल एंड सी वेरी विद द टेम्परेचर, एल एंड सी जो है ना टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाता है। इसलिए अगर एलसी ऑसिलेटर बनाओ तो उसका फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं रहता है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा तो हमारा फ्रीक्वेंसी वेरी कर जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर क्रिस्टल देखे तो क्रिस्टल में टेम्परेचर से कोई इम्पैक्ट नहीं है, यानी कि टेम्परेचर कितना नहीं, एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा बढ़ जाता है, सर्टेन अमाउंट से अगर कम रहेगा तो हमारे उसके फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। इसलिए फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी के लिए हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है बेस्ट है। द स्टैंडर्ड TTL, द टोडेम पोल स्टेज इज रेफर टू। तो ये द आउटपुट बफर। टोडेम पोल आउटपुट में क्या होता है कि एक हमारा TTL में देखोगे कि एक हमारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर रहता है, उसके बीच में हमारा एक डायोड रहता है, उसके बीच में एक हमारा रजिस्टर होता है। इसको हमारा आउटपुट बफर के लिए ही हम लोग जो है ना इसको लगाते हैं, और हमारे ये बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। ओके, यहाँ पे अगर इसको नहीं लगाया जाए तो एक रजिस्टर हम लोग लगाते हैं, उस रजिस्टर के थ्रू ना उसको एक्टिव पुल अप रजिस्टर बोलते हैं। वो रजिस्टर लगा के हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो है ना पावर लोड ज्यादा होता है, और वो एक अच्छा जो है ना वो सोर्स नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांजिस्टर इन बिटवीन वन डायोड, और यहाँ पे जो है ना कलेक्टर जो रहता है वो ओपन रहता है, तो आउटपुट बफर होगी इसको बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं टोटेम पोल आउटपुट। ये हमेशा आउटपुट स्टेज पे ही लगाते हैं, आउटपुट बफर होता है ये एक, क्योंकि ये जो है ना इसके आउटपुट को कुछ बफर करने का मतलब वो सिर्फ पास कर देता है। ओके, उसमें कुछ वो क्या बोलते हैं वेरिएशन नहीं करता, उसमें कुछ वेरी नहीं करता। जैसे कि हमारा अगर ओप एम्प से बफर देख लो तो ये कैसा होता है, नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पे क्या रहता है इनपुट रहता है वोल्टेज, और ये हमारा ऐसे करके रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग ओप एम्प पे, ये हमारा वोल्टेज बफर है। यानी कि VI जो है ना वो यहाँ पे अगर V0 देखो तो VI वर्चुअल ग्राउंड से यहाँ पे VI हो जाता है, और ये VI के होते हुए यहाँ पे इनपुट हम लोग तो इनपुट आउटपुट के बराबर दिख रहा है, तो यहाँ पे बफर दिख रहा है। तो ये भी हमारा जो टोटेम पोल कंसेप्ट रहता है ना, ये भी एक वोल्टेज बफर ही है। ये कुछ एम्पलीफिकेशन नहीं करता, ये कुछ एंटरटेनमेंट नहीं करता है, वो बस आउटपुट पॉजिटिव दे देता है। लेकिन इसका जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है TTL में। विच ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिक फैमिली। तो हमारा TTL जो है ना बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है। देखो CMOS है, हमारा पावर लॉस कम होता है और यहाँ पे इसको बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन अभी भी हम लोग TTL बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है ना कोएफिशिएंट है, मतलब एक तरीके से बीच में आता है, कि पावर लॉस भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा स्लो भी नहीं है, ज्यादा फास्ट भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग का जो है ना वाइडली यूज जो है वो TTL लॉजिक फैमिली है। विच लॉजिक फैमिली हैज द हाईएस्ट पावर डिसिपेशन पर गेट। तो हमारा जो हाईएस्ट पावर डिसिपेशन पर गेट है, हमारे सीमोस में तो लो पावर डिसिपेशन था, हमारा ECL जो है ना वो फास्टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे पावर डिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है। सीमोस में पावर डिसिपेशन कम है, लेकिन वो ECL से जो है वो कम फास्टेस्ट है। तो हमारे ECL में जो है ना पावर डिसिपेशन ज्यादा देखने को मिलता है। टाइम डिले ऑफ TTL स्टैंडर्ड फैमिली इज अबव। तो ये 80 नैनो सेकंड है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद ही करना पड़ेगा, कोई कोई नहीं है। फॉर अ वायर्ड एंड कनेक्शन वी यूज, वायर्ड एंड कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग TTL गेट विद ओपन कलेक्टर, TTL गेट विद द ओपन कलेक्टर।
तो वहाँ पे वही टीटीएल गेट रहता है। आउटपुट में हमारा टोटेम पोल रहता है, एक्टिव पुल अप। और वहाँ का जो कलेक्टर रहता है वो ओपन रहता है। तो वायर्ड एंड कनेक्शन, तो वायर्ड एंड कनेक्शन का क्या मतलब है कि हम लोग जो है एक एंड गेट बनाएंगे। मान लो 2 इनपुट नैंड गेट बनाया, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, इधर से बीसीसी हो गया। और यहाँ का जो, यहाँ भी एक ट्रांजिस्टर रहता है। ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट जो है वो डायरेक्ट टोटेम पोल के दूसरे ट्रांजिस्टर में जाएगा। और यहाँ पे एक डायोड रहेगा। ये आई थिंक नैंड गेट है, मैं बस बताने के लिए बता दे रहा हूँ। कुछ ऐसा जो है ना हमारा इसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ये अगर टोटेम पोल नहीं लगाओगे तो आपको जो है यहाँ पे एक एक्टिव पुल अप रजिस्टर लगाना पड़ेगा। ओके, ये कलेक्टर जो है ना वो ओपन रहेगा। तो ऐसा कुछ जो रहता है ना इसका वो, ये हमारा इसका है कि अगर इसका इक्विवेलेंट बना लो तो ये हमारा बेस रहता है, ये कलेक्टर आप लोग बना सकते हो, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है, बना सकते हो। तो ऐसे ही करके जो है ना हमारा एक वायर्ड एंड गेट बोलते हैं। वायर्ड एंड गेट का मतलब कि आप लोग जो है ना वोल्टेज सप्लाई डाल रहे हो, रेजिस्टेंस लगा रहे हो, बीच में वायर डाल रहे हो, ऐसे भी करके आप लोग जो है एक एंड गेट बना सकते हैं डेफिनेटली। तो उसमें जो रहता है ना टीटीएल गेट में, टीटीएल से बनाओगे तो टीटीएल गेट विथ ओपन कलेक्टर, यहाँ पे टीटीएल गेट जो रहता है कनेक्शन जो रहता है वहाँ पे वो कलेक्ट ओपन कलेक्टर कनेक्शन रहता है। हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा डेली सेक्शन खत्म होता है। टेलीग्राम तो ज्वाइन कर नहीं सकते, साला बैन कर दिया यार अभी हमारा इंडियन गवर्नमेंट। ये हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम ही ज्वाइन कर लो। ये हमारा यूट्यूब है दूसरा वाला चैनल, ज्वाइन करना है करो, नहीं करना है मत करो, बस पढ़ाई करो यार, मैं तो इतना ही बोलता हूँ। चलो ऐसे ही मिलता रहेगा हम लोग डेली के सेशन में, ऐसे इंटरेक्टिव सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।